सासू माँ की मौत का इंतजार शायद सुबह हो गई थी, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में पड़ रही थी। पूर्व दिशा अवश्य सूर्यदेव के आगमन के कारण अरुण हो रही होगी। काश मैं उन्हें प्रणाम कर पाती। सूर्य नमस्कार मेरी नित्य क्रिया में सम्मिलित था। मैं उठते ही भास्कर आगमन स्वागत हेतु सिरोधार्य हो जाती, किंतु अब तो शरीर क्या हाथ तक बेहद कष्ट से उठते थे। मैं स्वयं उठकर बिस्तर पर बैठ भी नहीं पाती थी। सिर पर लगी चोट ने ब्रेन हेमरेज के इलाज के दौरान ही बाएं हिस्से के पक्षाघात ने मुझे एक स्थान का कर दिया था। शुरू में तो छड़ी की टेक लगाकर मैं शौच आदि कर आती थी या दवाई का असर था, किंतु बाद में मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे 3 शिक्षित सब आज्ञाकारी पुत्र थे। तीनों ही मेरे देवगति पति द्वारा स्थापित वस्त्र उद्योग के सफलतापूर्वक चलाने का व्यापार करते थे। घर में उनकी रसोई अलग थी, किंतु व्यवसाय एक था, जिसका मुनाफा वो आपस में बांटते थे, किंतु मूलधन पुनः उसी में लगा देते। मेरे शय्याशायी होने के बाद वो तनिक तनावग्रस्त रहते थे। इसके पूर्व आर्थिक समस्या को लेकर उनमें कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। मेरी बीमारी पर बहुत खर्चा हो रहा था। महीनों में अस्पताल में रही। घर आने पर भी डॉक्टर विजिट और 24 घंटे के लिए एक नर्स तथा दवाइयों का खर्चा हजारों रुपए थे। घर में 3 बहुएं और 6 पोता पोती थे। वो सभी मेरा पूरा ख्याल रखते। मेरी सास ने मुझे चाबियां अपने हाथों में रखने को कहा था, सो मैं अभी भी उन्हें तकिए के नीचे ही रखती थी। मेरी सास का कहना था कि जीते जी यदि सब कुछ बहू बेटे के हवाले कर दिया तो वो दुर्व्यवहार करेंगे। मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी आती। मेरे बच्चे वैसे नहीं थे। वो मेरी पूरी सेवा करते। नर्स के होते हुए भी बड़ी बहू मेरे पूरे शरीर का स्पंज करती, मछली जूस फल खिलाती, छोटी समय से दवाई लेने की हिदायत देती। बच्चे भी जब तक कमरे में आकर मेरा दिल बहलाते। लड़के शाम को मेरे कमरे में ही बैठते रहते, किंतु मेरी अस्वस्थता कुछ लंबी खिंच गई, सो बहुओं ने मुझे नर्स और आया के हाथों में सौंप दिया, किंतु वो बराबर आसपास बनी रहती। बाएं भाग के लकवाग्रस्त होने के कारण वह हिस्सा मेरे नियंत्रण में नहीं रह गया था। बाएं मुख से लार बहने लगता, चेहरा विकृत हो गया था। कुछ कहना चाहती तो बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता। मैं विवशता से मन महसूस कर रह जाती। मैं तो बहुत सफाई पसंद और टिप टॉप रहना पसंद करती थी। साफ सुंदर कपड़े, बढ़िया जूड़ा जीवन आदि मेरी कमजोरी थी। मेरी अस्वस्थता से पूर्व बहुओं ने मुझे कभी असंतुष्ट नहीं किया। बढ़िया खिलाती, मेरे बाल संवार देती, मेरे जीवन बदल देती, किंतु इस रूढ़ता ने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया था। आज अपनी स्थिति पर रोना आता है। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही थी मुझे। शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा था, किंतु इच्छाएं असीमित थी। पुनः स्वस्थ होकर सज धज कर बैठने का मन करता, तीर्थ यात्रा पर जाने का मन करता, शादी पार्टी में शिरकतें करने की इच्छा होती, किंतु शरीर का मन का साथ छोड़ने लगा था। पहले मैं सोच आदि के लिए कह देती थी, किंतु अब बौखलाई में सब हो जाता। नर्स बड़बड़ाते हुए आया को पुकारती। उसके न रहने पर मैं वैसे ही गंदगी में पड़ी रहती। मेरे कमरे में अक्सर मलमूत्र और तीव्र गंध वाली दवाइयों की बदबू आती। लड़के बहुओं के न आने पर मुझे दुख होता, किंतु फिर मैं स्वयं को धिक्कारती कि संभवत व्यस्तता के कारण वो न आ पाते हो। वो तीनों ही प्रीमेच्योर बेबी थे, ठंड में पैदा हुए थे। बड़े और मझले के तो
लीवर ही कमजोर थे। उनकी गंदगी साफ करते करते मैं बेहाल हो जाती, किंतु मैंने कभी उनके प्रति लापरवाही नहीं बरती। ऐसे विचारों से भी मुझे शर्मिंदगी होती। क्या मैं उनके पालन पोषण का मुआवजा चाहती थी? वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन मैं आंखें बंद किए पड़ी थी। बहू ने सोचा मैं सो रही हूँ। मेरे कमरे के बाहर ही बड़ी बहू ने कहा, मम्मी की तो ऐसी हालत है कि घर के लोगों को इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो सकता है। बच्चों को इसीलिए उनके कमरे में जाने से मना कर दिया है। मैं तो उनके बगल वाले कमरे में रहती हूँ। वो सांस लेने के साथ हूँ कहती है। हर वक्त ऐसी आवाज से पप्पू को इतना इरिटेशन होता है कि वह पढ़ लिख नहीं पाता। मुझे तो नींद भी वही सब सुनाई देता है। मछली बहू बोली, इन सब का एक ही उपाय है कि उन्हें अस्पताल या नर्सिंग होम में भेज दिया जाए। वहाँ इनके बेहतर चिकित्सा होगी। छोटी बहू का विचार था। अब वो ठीक तो होने से रही, पैर मुड़ गए हैं, न बैठ पाती है न उठ पाती है। बड़ी बहू ने कहा, उनके रहने से कमरे में बहुत गंदगी होती है, आना जाना तो लगा रहता है। हम में से किसी को इन्फेक्शन हो गया तो? मछली बहू ने बुद्धिमानिता पूर्ण विचार व्यक्त किए। मेरी तो नाक में उस गंदगी और दवाइयों की दुर्गंध बस गई है। खाना पीना हराम है। बड़ी बहू ने समस्या बतानी शुरू की, लेकिन अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? प्राइवेट नर्सिंग होम में 25 से 30 हजार का खर्चा आएगा। मछली ने दूसरी समस्या बताई, उनकी बीमारी में क्या पहले ही कम खर्चा हो रहा है? पूरी बजट बिगड़ गया है। छोटी ने कहा, तुम दोनों के बच्चे तो छोटे हैं, मेरे बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त हैं। हर महीने 11-1200 के फॉर्म भरने पड़ते हैं। अरे तो क्या हमारे खर्चे नहीं हैं? छोटी व मछली एक साथ गरजी। इससे अधिक सच्चाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने कहर कर करवट बदल ली। तो तीनों बहुएं सतर्क हो गई। उस दिन मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? मेरी अस्पष्ट बाड़ी की नर्स अब अभ्यस्त हो चली थी, जो यंत्रवश बोली, गॉड नोज, जब ठीक नहीं हो पाओगी तो इतना शर्म धर्म क्यों खर्च किए जाए? इच्छा मृत्यु क्यों न दे दी जाए? हमारे देश में इच्छा मृत्यु का लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। पैसा धन तो इंसान अच्छे परिणाम के लिए खर्च करता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए, नर्स ने समझाया। वह मुझे स्पेक्स करके दवा आदि दे चुकी थी, अतः कुर्सी पर बैठकर मैं पुनः एक रोमांटिक नोवेले में खो गई। उस दिन शाम को अलग अलग मैंने अपने तीनों ही पुत्रों से कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, न किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाऊंगी। मुझे लगता था वहाँ मैं एक कोने में फेंक दी जाऊंगी, अपने बच्चों को देखने को तरस जाऊंगी। हो सकता है मृत्यु हो जाने पर लावारिस लाश की तरह जला दी जाऊं। नहीं नहीं, मैंने पुनः स्वयं को कोसा। बहुएं स्वार्थी हो सकती हैं, किंतु मेरे राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र ऐसा नहीं होने देंगे। अस्पताल हस्तांतरण स्थगित होने पर बहुओं ने खर्च को लेकर घर में खूब कला किया। बच्चों पर बहुत खर्चा हो जाने और अपने अपने अभावों का जिक्र किया। आपस में लड़ झगड़ कर वो शांत हो गई। इधर मेरी अवस्था में निरंतर गिरावट आ रही थी। मैं कुछ बोलने का प्रयास करती तो केवल ग ग की आवाज निकलती। ठोस पदार्थ महीनों पहले छूट गया था, अब तो पेय पदार्थ भी कठिनाई से गले उतरा। मैं अपनी मृत्यु को साक्षात देख रही थी, किंतु स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने ही हाड़ मज्जे से निर्मित बच्चों के नियत नए रूप देखने को मिल जाते। मेरे तकिए के नीचे से चाबी गायब हो गई। वह तो ठीक था, लेकिन मुझे निष्प्राण गूंगी बहरकत जिसके खोने
अंतर में कहीं सी जरा सी जान अटकी थी कि सामने मेरी सुसंस्कृत बहुएं मेरी ही साड़ियों जेवरों में सज धज कर मुझे देखने आने वाले के सामने सिर ढके घड़ियाले आंसू बहाती और बताती कि वो दिन रात मेरी कितनी सेवा करती है। अतिथियों के जाने ही वो आपस में बतियाती। बिल्कुल नरक सृष्टि हो रही है, पता नहीं कब इनकी जान निकलेगी। ना इन्हें चैन है ना हमें। मैं ब्रह्म रूप से केवल हड्डियों का ढांचा रह गई थी, किंतु मेरी अता चेतना अभी भी सशक्त थी। मेरी संवेदनाशीलता अभी भी सक्रिय थी। मैं बंद आंखें लिए पड़ी रहती और मेरे बच्चे मुझे चेतनाहीन जानकर मेरे सामने ही मुझे असहाय वृद्ध की मृत्यु कामना करके मुझे रोज एक मौत देते रहते। एक दिन मेरी वृद्ध हो चली एकमात्र ननद मुझे देखने आई। उसे देखकर मेरा रोना चाह रही थी, किंतु मेरे शरीर में तरल जैसा कुछ भी नहीं था, केवल ठूठ रह गया था। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था, कोई हार या लाभ नहीं। मेरी मृत्यु से कोई शोकपूर्ण वातावरण नहीं बनने वाला था। तब भी मैं जिंदा थी, क्योंकि अभी भी मेरा मृत्यु का समय नहीं आया था। ननद के सामने ही मैंने एक आध चम्मच तरल पदार्थ जो मैं लेती थी उसका और दवा का त्याग कर दिया था। उसके सामने मेरे बच्चों ने पुनः आदर्श पुत्र व पुत्र वधुओं का चोला ओढ़ लिया था। बंद आंखों के बीच एक बेहद चेतनापूर्ण मस्तिष्क ने एक दिन ननद की उन बातों को सुना जो वो मेरे बेटों को बता रही थी। वो बातें मुझे 45 वर्ष पूर्व के समय में ले गई, जब मैं नई बहू बनकर इस घर में पदार्पण किया था। मुझे जेवरों से लाद दिया गया था जो आज मेरी बहुएं धारण किए हुए थी। बाद में तीनों पुत्र के जन्म से मेरा सम्मान दोगुणित हो गया था। मेरे पुत्र मेमनों सा मुझे घेरे रहते, खिलाने पर खाते, नहाने पर नहाते, रात में चिपक कर सो जाते। एक क्षण आंखों से ओझल होती तो रो रो कर हलकान हो जाते। उनकी ही क्यों, मैंने तो उनके बच्चों की भी बालिश, स्नान, साज संभाल स्वयं की थी, किंतु आज मैं क्यों इन सब सोच रही थी। क्या मैं अपनी ममता का प्रतिदान मांग रही थी? नहीं नहीं, मैंने स्वयं को कोसा। ननद जा चुकी थी, घर का वातावरण पूर्णता हो गया था, किंतु अब मुझे किसी से शिकायत ना थी। यह बेगानापन भी प्रकृति है। वृद्धा अवस्था में मृत्यु वरण सुखदायक है, किंतु वृद्ध जब बीमार से घसीटने लगते हैं तो उनके प्रति लोगों की संवेदना के स्रोत सूखने लगती है। घर के सदस्यों से हुआ मोह भंग ही मरते हुए व्यक्ति को संस्कारी मोह माया से विरक्त करके शांति से मृत्यु वरण को प्रेरित करता है। उस शाम मेरे कमरे के सामने मेरे बेटे और बहुएं मेरी उस LIC की चर्चा कर रहे थे जो 3 वर्ष बाद मैच्योर होनी थी, जिससे उन्हें 20 लाख रुपए मिलता है। किसी ने कहा, ये ना तो अर्थहीन है। अम्मा की मृत्यु ही इस समय हमें आर्थिक संकट से उबार सकती है। तो किसी ने पूछा। उसके बाद सन्नाटा व्याप्त हो गया। मैं सब सुन रही थी, किंतु अब मैं क्रोध, क्षोभ, दुख, सुख जैसी अनुभूतियों से परे थी। एक बेहद ठंडा एहसास मेरे पैरों की राह प्रवेश करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। पहले मेरे दोनों पैर ना हुए, फिर निम्नतम और कटी प्रदेश, तदंतर श्वास थमने लगी और फिर मेरे 74 वर्षीय हृदय ने पूर्ण विश्राम लिया। मेरी खाट के इर्द गिर्द खड़े लोग उत्सुकता, शंका और शायद दुख से मुझ पर झांक कर देख रहे थे। विधि ने उनके साथ ही मेरी भी इच्छा पूर्ति की। उस शीतलता ने मेरे पूरे वजूद को ढक दिया। मेरे आंखों के सामने एक काला पर्दा खिंच गया और मैं एक रहस्यपूर्ण अंधेरे में खो गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के